दोस्तों, इस प्लैनेट पर 7 कॉन्टिनेंट है, 195 कंट्रीज है और साउथ सूडान दुनिया का सबसे न्यूएस्ट एंड यंगेस्ट कंट्री है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंट्री कौन सा है और क्या वो देश आज भी एग्जिस्ट करता है या फिर इस मैप से उसका नाम मिट चुका है? ये सवाल जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। कुछ मॉडर्न देश अपने हिस्ट्री को सिविलाइजेशन के शुरुआत से या लेखन ड्राइंग्स के इन्वेंशन से भी पहले का मानते हैं, और ये पता लगाना कि वास्तव में वो देश कब शुरू हुआ ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये सब किसी पर्सन की थ्योरी या उसके राय पर डिपेंड कर सकता है कि एक्चुअल में लाइन कहाँ पर खींचनी चाहिए, जिससे हमें उस देश की एज पता चल सके। हम सिविलाइजेशन की शुरुआत में वापस जाकर शुरुआत करेंगे। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का सिद्धांत बताता है कि कई सिविलाइजेशन एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से डेवलप हुआ है, जिससे मॉडर्न सिविलाइजेशन का स्थापना हुआ, जैसे मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, इंडस वैली, येलो रिवर सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया को छोड़ दे तो ये तीनों सिविलाइजेशन आगे चल के देश बन जाएंगे जो आज भी अस्तित्व में है। एंशिएंट इजिप्ट जो आज भी इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, इंडस वैली इंडिया बन जाता है और येलो रिवर सिविलाइजेशन चाइना बन जाता है। तो चलिए शुरुआत चीन से करते हैं। येलो रिवर सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सिविलाइजेशन का जो शुरुआत हुआ है वो पीली नदी के किनारे शुरू हुआ है, जो आज भी नॉर्थ ईस्ट चीन में है। यू द ग्रेट ने 2070 BCE के आसपास जिया डायनेस्टी का स्थापना किया था, लेकिन ये डायनेस्टी किसी भी रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पहले का है और इसमें काफ़ी डॉट्स है कि ये डायनेस्टी कभी एग्जिस्ट करता था भी या नहीं, और यू द ग्रेट माइथोलॉजी हो सकता है। 1600 BCE में शान डायनेस्टी ये पहला डायनेस्टी है जिसका एग्जिस्टेंस का रियल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है, और ये मॉडर्न चीनी लैंग्वेज शान डायनेस्टी के लेखन से ही डेवलप हुआ है। अगला डायनेस्टी जो डायनेस्टी था जो चीन पर 800 साल राज किया। 221 BC में फिर किन डायनेस्टी आया जो सिर्फ 15 सालों तक चला। इसके बावजूद चीन के इतिहास में किन डायनेस्टी का बहुत महत्व है। ये रॉयल चीन का पहला डायनेस्टी था और वो बाकी सभी राज्यों को जीतने में कामयाब रहा और पहली बार चीन को यूनिफाइड किया। माना जाता है कि ये चीन शब्द ये किन शब्द से लिया गया है, जब भारतीय और पर्शियन व्यापारियों ने किन डायनेस्टी के नाम को किन की जगह चीन के रूप में अपनाया और ये नाम धीरे धीरे पूरे दुनिया में फेमस हो गया, और इसीलिए मॉडर्न चीन की स्थापना 221 BCE मानी जाती है, जब किन शी हुआंग ने खुद को फर्स्ट एम्परर ऑफ चाइना डिक्लेयर किया था। किन डायनेस्टी का आप मैप देखेंगे तो ये आज के चीन से काफ़ी कम एरिया है। माना जाता है कि नॉर्थ के अटैक से बचाव के लिए किन शी हुआंग ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का काम शुरू किया था। वॉल का कंस्ट्रक्शन कई सेवरल स्टेजेस में हुआ था। इसे अलग अलग राजाओं के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका सबसे पहला कंस्ट्रक्शन वर्क किन डायनेस्टी में ही शुरू हुआ था। चीन का शाही शासन अगले 2000 सालों तक चलता है, 1912 तक। फिर देश में सिविल वॉर शुरू हुआ। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता संभाला और उस देश की घोषणा किया जिसे आज हम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ऑल ओवर देखें तो ये देश कितना पुराना है, ये जानने के लिए हमें चीन के इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है। पहला, यू द ग्रेट का जिया डायनेस्टी जो 2070 BC में शुरू हुआ था। इसका एंड 1600 BC में हुआ था। इसका मतलब है कि जिया डायनेस्टी आज से लगभग 4094 साल पहले शुरू हुआ था। दूसरा, शान डायनेस्टी 1600 BC में शुरू हुआ था और ये आज से लगभग 3624 साल पुराना है। तीसरा, मॉडर्न चीन किन डायनेस्टी 221 BCE में शुरू हुआ और ये 2245 साल पुराना है। अब हमें यहाँ पर एक लाइन खींचने की ज़रूरत है जिससे हम पता कर सके कि ये देश कितना साल पुराना है। यू द ग्रेट का एग्जिस्टेंस का कोई ठोस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता नहीं है और माइथोलॉजिकल माना जाता है, इसलिए हम इस डायनेस्टी को हटा देते हैं, इसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मोस्ट हिस्टोरियंस मानते हैं कि चीन की सिविलाइजेशन की शुरुआत शान डायनेस्टी से शुरू हुआ था, जिसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है, और ये डायनेस्टी पीली नदी घाटी में स्थित था और इसे चीन की सभ्यता का क्रेडल माना जाता है। यहाँ पर बात सिविलाइजेशन की हो रही है, देश के बारे में नहीं। किन डायनेस्टी 221 BC में चीन को पहली बार यूनिफाइड किया था और इसे एक साम्राज्य का रूप दिया। चीन ये नाम इसी डायनेस्टी से आता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन का काम भी इसी डायनेस्टी से शुरू हुआ। इन सब रीजन से कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मॉडर्न चीन का शुरुआत किन डायनेस्टी से शुरू हुआ था, जबकि शांग डायनेस्टी से
चीन की सिविलाइजेशन का शुरुआत माना जाता है। अगले देश की ओर बढ़ते हैं इजिप्ट। इजिप्ट एक ऐसा देश है जो अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। जब आप इजिप्ट के बारे में सोचते हो तो पॉसिबल है कि सबसे पहले आपके दिमाग में पिरामिड या स्फिंक्स आएगा। इसका कंस्ट्रक्शन 2500 BC में हुआ था, लेकिन इजिप्ट का इतिहास इससे भी पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट पहले अपर एंड लोअर इजिप्ट में डिवाइड था। अपर इजिप्ट साउथ में स्थित था और लोअर इजिप्ट नॉर्थ में स्थित था। इन दोनों अपर एंड लोअर इजिप्ट का यूनिफिकेशन 300-150 BC में हुआ था और इसे इजिप्ट के पहले राजा मेनेस द्वारा किया गया था। मेनेस को ही एंशिएंट इजिप्ट का पहला फिरौन माना जाता है। इस यूनिफिकेशन के बाद फिरौन को दो भूमि का शासक कहा जाने लगा, इसलिए फिरौन दोहरी मुकुट पहनता था जो अपर एंड लोअर इजिप्ट को दर्शाता था। मोस्ट ऑफ कंट्री के अस्तित्व में आने के पहले से इजिप्ट का एक लंबा इतिहास है। आज देश में मॉडर्न एरा आने से पहले इजिप्ट पर बहुत से डायनेस्टी ने कब्जा किया था और उस पर रूल किया था। इसे पहली बार 525 BC में पर्शियंस ने जीता था, फिर ग्रीक्स, रोमन्स, फिर से पर्शियंस, उसके बाद अरब और ओटोमन्स ने जीता। 1882 में ब्रिटिशर्स ने इजिप्ट पर कब्जा किया और लास्ट 1922 में इजिप्ट ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट हासिल करता है। भले ही इजिप्ट दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, लेकिन इसके इतिहास के 3000 साल से ज़्यादा तक दूसरे सभ्यताओं का राज रहा है। ये सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे से शुरू हुआ था। एंशिएंट इजिप्ट का सबसे पहला नाम केमेट था, जिसका अर्थ होता है काली भूमि। ये नाम नील नदी के किनारे की उपजाऊ काली मिट्टी को दर्शाता है। इजिप्ट का एक और प्राचीन नाम था हेकुप्ताहा। इसका अर्थ होता है फतह के आत्मा का घर। फतह एक देवता था और ये नाम स्पेशली मेम्फिस शहर के लिए यूज़ करा जाता था। आगे चल के ग्रीस ने इजिप्टोस कहा। यह नाम हेकुप्ताहा से ही डिराइव्ड है। यूनानियों ने इसे अपने उच्चारण और भाषा के अनुसार इजिप्टोस में बदल दिया था। एक तरह से ये नाम का मिसप्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं। अब यूनानियों ने इजिप्टोस कहा और अंग्रेजों ने इजिप्ट कहा। भले ही इजिप्ट की सभ्यता का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, लेकिन जब बात एक कंट्री की हो रही है तो ये आंकड़ा और भी कम हो सकता है। इजिप्ट एक यूनिफाइड स्टेट के रूप में लगभग 3200 BCE से अस्तित्व में है। मतलब आज के समय से गिने तो ये 5200 साल होता है, लेकिन अपर एंड लोअर इजिप्ट यूनिफाइड हुआ था 3200 BC में। तब उस समय इजिप्ट का एरिया मेनली नील नदी के आसपास केंद्रित था और इसमें नील नदी की घाटी और डेल्टा एरिया शामिल था। दूसरा कि इस पर कई हजारों सालों तक अलग अलग डायनेस्टी का रूल रहा है। हम लोग इसे 3 एरा में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इजिप्ट का यूनिफिकेशन 3200 BC से शुरू हुआ था, जो लगभग 5000 साल पुराना है। दूसरा एरा, जब इन्वेजन शुरू हुआ, पर्शियन ने इसे पहली बार 525 BCE में जीता था और यहाँ से दूसरा एरा शुरू हुआ, जो लगभग आज से 2550 साल पुराना होता है। तीसरा एरा, द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट 1922, जब इजिप्ट आज़ादी हासिल किया। ये काफ़ी मुश्किल है कि ये एक देश के रूप में कहाँ से शुरू हुआ और लाइन एक्चुअल में कहाँ खींचने की ज़रूरत है। अब हम अपने देश पर नज़र डालते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा देश भारत कितना साल पुराना है। सिविलाइजेशन के ओरिजिन प्लेसेस में से एक सिंधु घाटी, जिसे इंडस वैली भी कहते हैं, ये आगे चल के इंडिया बन गया। इंडस वैली यही से देश का नाम भी आता है। जब पर्शियंस और एंशिएंट ग्रीक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू और फिर इंडस के रूप में उच्चारित किया। वही भारत नाम एंशिएंट और माइथोलॉजिकल सोर्सेस से शुरू हुआ है। ये नाम राजा भरत से लिया गया है, जो एक पावरफुल रूलर था और उनके द्वारा शासित भूमि को भारतवर्ष कहा जाने लगा। इसके अलावा भारत नाम का मेंशन भारतीय ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और महाभारत में भी मिलता है। भारत नाम का यूज़ प्राचीन काल से होता आ रहा है, राजा भरत के समय से, जो महाभारत काल के माने जाते हैं। लेकिन महाभारत को हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल धार्मिक कथा माना जाता है। इंडस वैली वो जगह है जहाँ से देश की स्थापना हुआ है और यह सिविलाइजेशन की शुरुआत 3300 BC में हुआ, जो 1300 BC तक अस्तित्व में रहा है। इसके बाद भारतीय इतिहास का वैदिक काल 1500 BC से शुरू होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के ठीक 4 साल बाद माना जाता है। इस काल का नाम वेदों के कारण रखा गया है, जो हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ है, जो यकीनन दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। आज भी इस देश का मेजर रिलीजन है। 6th सेंचुरी BC में 16 महान राज्यों का उदय हुआ, जिसे महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद ये शब्द 2 अर्थों से बना हुआ है। महा का अर्थ होता है महान, ग्रेट, और जनपद का अर्थ होता है देश।
महान देश, ग्रेट कंट्री। लेकिन अगर हम इसे एक देश के रूप में क्लासिफाई करें तो तब भी इस समय कोई यूनिफाइड भारत नहीं था या कोई सेंट्रलाइज सरकार नहीं था। पहली बार भारत को एक देश में यूनिफाइड किया गया था, वो था मौर्य साम्राज्य, जिसका स्थापना 322 BCE में हुआ था। एरिया वाइज ये अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था, जो मॉडर्न इंडिया के साइज़ का लगभग 1.5 गुना बड़ा था। मौर्य साम्राज्य का पतन 185 BC में हुआ था। इसके पतन के बाद भारत एक बार फिर से खंडित हो गया। इसके बाद कई साम्राज्य आए और गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट साम्राज्य में से एक था, वो गुप्ता साम्राज्य था, जो टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स, कल्चरल प्रगति के साथ इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एरा कहा जाता है। इसने आज के भारत के नॉर्थ पर रूल किया था। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद ये एक बार फिर से खंडित हो गया। 1000 से भी ज़्यादा समय तक कोई भी सेंट्रलाइज भारतीय राज्य नहीं था। 16th सेंचुरी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होता है। 18th सेंचुरी की शुरुआत तक मॉडर्न इंडिया के लगभग पूरे हिस्से पर मुगलों का कंट्रोल हो गया था। बाद में 1700 के दशक में साम्राज्य में तेजी से गिरावट आया, जिसके बाद ब्रिटिश राज शुरू होता है और 1947 तक चलता है। 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और एक इंडिपेंडेंट देश का बनता है। तो एक यूनिफाइड भारत देश का विचार कुछ ऐसा है जो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग साम्राज्यों ने पूरे इतिहास में लिमिटेड टाइम तक अस्तित्व में रहा है और रूल किया है। तो हम क्लैरिफाई कैसे करें कि हमारा भारत देश कितना साल पुराना है और ये अस्तित्व में कब आया? चलिए देखते हैं। पहला, इंडस सिविलाइजेशन लगभग 5000 साल पुराना है, लेकिन इसे हम एक देश के रूप में नहीं देख सकते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। दूसरा, वैदिक काल, जहाँ पर सारे सनातन वेदों का रचना हुआ, और ये मैप है जहाँ पे ये पीरियड एग्जिस्ट करता था। वैदिक काल लगभग 3500 साल पुराना है। 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। उसके पोते अशोका द ग्रेट वो पहला राजा था जो अखंड भारत पर रूल किया था, और यहीं से अखंड भारत का कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। उस समय भारत ये नाम एग्जिस्ट करता था। मैप आप देख सकते हो, यहाँ प्रॉपर सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था। भले ही आगे चल के ये एम्पायर टूटा, फिर जुड़ा, फिर टूटा, लेकिन उस समय हमने एक यूनिफाइड भारत देश देखा, और ये एम्पायर लगभग 2500 साल पुराना है। अब कुछ लिबरल्स को लग रहा होगा कि भारत की खोज तो 1498 15th सेंचुरी में वास्को डी गामा ने किया था। इस हिसाब से तो हमारा देश लगभग 500 साल पुराना होना चाहिए। तो भाई ये गलत है। वास्को डी गामा इज़ द नॉट फाउंडर ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? वास्को डी गामा इज डिस्कवर द सी रूट ऑफ इंडिया, नॉट इंडिया। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था जो केरल के कोझिकोड में उतरा था। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि लाइन कहाँ पर खींचने की ज़रूरत है कि हमारा देश कितना साल पुराना है। अगला देश है जापान। जापान ये देश अपने आप में थोड़ा सा खास है। जिस तरह से ये देश एडवांस डेवलप है, उतना ही ये देश अपने रूट से गहरा जुड़ा हुआ है। अब तक जो हमने देश देखे हैं, किसी के पास भी एक प्रॉपर डेट नहीं है कि उस देश की स्थापना कब हुआ है, लेकिन जापान के पास प्रॉपर डेट है कि इस देश का स्थापना इसी तारीख को हुआ है, 11 फरवरी 660 BC में। इस देश का स्थापना सम्राट जिमो ने किया था। जापानीज मोनार्ची दुनिया की सबसे पुरानी और कंसिस्टेंट मोनार्ची स्टेट है। जापान का अभी करंट 126वां एम्परर नारुहितो है, और ऐसा लगता है कि जापान का एज ये जानना काफ़ी आसान है कि इस देश का स्थापना कब हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर सम्राट जिमो को माइथोलॉजी माना जाता है, जैसे रामायण या महाभारत को मानते हैं। इस बात का बहुत कम या कोई भी एविडेंस नहीं है कि पहले के 9 एम्परर में से कोई भी अस्तित्व में था। 660 BC में ये तारीख जापानीज इतिहास के ट्रेडिशनल टाइमलाइन के अनुसार है, जो निहोन शोकी नामक एक एंशिएंट जापानीज बुक में डिस्क्राइब है। मॉडर्न हिस्टोरियंस का एस्टैब्लिश डेट पर डिसएग्री देखने को मिलता है। उनका कहना है कि जापान का स्थापना धीरे धीरे हुआ है, और बुक के अनुसार भी जापान का नाम धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। जापान का पहले नाम निहोन या निपोन था, जिसका मतलब होता है सूर्य की उत्पत्ति, और नाम जापान की जियोग्राफिकल एरिया को दर्शाता है। अगर जापान का स्थापना 660 BC में हुआ है, तो इस हिसाब से जापान लगभग 2683 साल पुराना है। इसके बाद है ईरान। ईरान जिसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। ईरान, इसका स्थापना 625 BC में देखा जा सकता है, जब कई मीडियन ट्राइब्स एसिरियन एम्पायर के खिलाफ
खुद को बचाव करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट में जमा हुए थे और एक मजबूत राज्य का निर्माण किया जिसे मिडस एम्पायर कहते हैं। मिडस एम्पायर का धर्म प्राचीन ईरानी धर्म था जिसे मजदाइज़म या मिथराइज़म कहा जाता था। अभी तक इस्लाम धर्म अस्तित्व में नहीं आया था क्योंकि इस्लाम धर्म 7वीं सेंचुरी में आया था। मिडस का एम्पायर 550 BC तक चला। बाद में फर्स्ट पर्शियन एम्पायर का स्थापना हुआ जिसे अजमेनिद एम्पायर भी कहा जाता है। इसे साइरस द ग्रेट ने स्थापना किया था और ये अपने समय का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया था। ये आज के ईरान से लगभग 3 गुना बड़ा था। बाद में एम्पायर 330 BC में सिकंदर द ग्रेट के अधीन हो गया। ईरान पर बहुत से डायनेस्टी ने शासन किया है जिसमें 7वीं सेंचुरी में ईरान पर अरब की जीत था। इसी जीत के साथ इस्लाम धर्म ईरान में आए। 7वीं सेंचुरी में अरबों ने आसानी से जीत हासिल किया और इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ और ये यहाँ का मेन धर्म बन गया। 1501 में सफ़ीद एम्पायर ने ईरान पर अपना सत्ता स्थापित किया। सफ़ीद एम्पायर एक पर्शियन एम्पायर था जो 1501 से 1736 तक ईरान पर रूल किया और ये पहला पर्शियन डायनेस्टी था जिसका धर्म इस्लाम था। 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पर्शियन मोनार्ची को ख़त्म कर दिया था। मिड 20th सेंचुरी में फारस नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया। अगर इसे एक देश की स्थापना की बात करें तो 625 BC मिडस एम्पायर से हुआ या 550 BC में अचमेनिद एम्पायर फर्स्ट पर्शियन एम्पायर जिसे फारस कहा जाता था। ये आप देख सकते हो। लास्ट कंट्री है जिस पर मैं नज़र डालने जा रहा हूँ वो है ग्रीस। चलिए देखते हैं। यूनानियों को अक्सर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का ओरिजिन पॉइंट, वेस्टर्न फिलोसफी, डेमोक्रेसी और ओलंपिक गेम्स का बर्थ प्लेस माना जाता है। ग्रीस की ज़मीन पर पहला सिविलाइजेशन माइनोवन सिविलाइजेशन था जो लगभग 3200 BC में था। इसे यूरोप की फर्स्ट एडवांस सिविलाइजेशन माना जाता है। इसके बाद माइसिनियन सिविलाइजेशन का उदय हुआ जो लगभग 1600 BC से 1100 BCE तक रहा। ये सिविलाइजेशन ग्रीस का मेन लैंड में था और इसे ग्रीक कल्चर का इनिशियल पॉइंट माना जाता है। ये सिविलाइजेशन लगभग 500 साल चला और इसके पतन के बाद हम ग्रीक इतिहास के उस एरा में एंटर करते हैं जिसे डार्क एजेस के रूप में जाना जाता है। इस टाइम को डार्क एजेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय हमें बहुत कम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं। इसके अलावा कल्चर और आर्थिक गतिविधियों में कमी आई थी। डार्क एजेस के बाद ग्रीस धीरे धीरे उभरने लगा था जिसे आर्काइक पीरियड कहते हैं। क्लासिकल पीरियड दूसरे पर्शियन अटैक के समय शुरू होता है। ग्रीस में क्लासिकल पीरियड 200 सालों का पीरियड है जिसमें ग्रीस ने गोल्डन एजेस देखा। मोस्ट ऑफ फेमस ग्रीस हिस्टोरिकल फिगर इसी टाइम पीरियड के दौरान की है, जैसे कि ग्रीस फिलोसोफर सोक्रेट्स, प्लूटो, एरिस्टोटल, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट की जीत और पार्थेनॉन का निर्माण हुआ था। अलेक्जेंड्रा द ग्रेट ने जब सत्ता संभाला उसने राज्यों को एकजुट किया, यहाँ तक कि पर्शियन इजिप्ट सहित मोस्ट ऑफ एशियन दुनिया को जीत लिया था। अलेक्जेंड्रा द ग्रेट के डेथ के बाद ग्रीस इतिहास में हेलेनिस्टिक काल का शुरुआत होता है। एंशिएंट ग्रीस का अंत 146 BC में रोमन्स की जीत के साथ हुआ था। लगभग 2000 सालों तक ग्रीस एक स्वतंत्र राज्य था। रोमन्स के इन्वेड के बाद मिड 15th सेंचुरी तक ग्रीस रोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1822 में फ्रीडम स्ट्रगल और फर्स्ट हेलेनिक रिपब्लिक की स्थापना के दौरान 1832 में ग्रीक इंडिपेंडेंस हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में ग्रीस कई बार मोनार्ची और रिपब्लिक के बीच अल्टरनेट तरीके से बदलते रहा है। ग्रीस का ऑफिशियल नेम हेलेनिक रिपब्लिक है और ये नाम एशियन ग्रीस से चलते आ रहा है। और ग्रीस एक बहुत पुराना देश है, लेकिन कितना? माइसेनियन ग्रीस एक देश के रूप में कहना थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन क्लासिकल पीरियड या हेलेनिस्टिक पीरियड के आसपास कहना सही होगा, जब ग्रीस ने गोल्डन एजेस देखा और सभी राज्य या रीजन्स एकजुट एक यूनिफाइड स्टेट था। ऑन ओवर देखे तो ब्रॉन्ज पीरियड, ये पीरियड लगभग 3200 BC से 1100 BC तक फैला हुआ था, जिसमें माइनोवन और माइसेनियन सिविलाइजेशन शामिल है। एंशिएंट ग्रीस लगभग 1200 BC से 600 AD तक था। इसमें डार्क एजेस, आर्काइक पीरियड, क्लासिकल पीरियड और हेलेनिस्टिक पीरियड आते हैं। फिर रोमन्स और बीजान्टिन पीरियड 146 BC से 1453 AD तक चला, जब ग्रीस रोमन्स और बीजान्टिन एम्पायर का हिस्सा था। लास्ट मॉडर्न ग्रीस 1822 में फ्रीडम स्ट्रगल के बाद से अब तक का सफ़र जारी है। तो ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट कंट्री के लिए दावेदार है। चाइना, इजिप्ट, इंडिया, जापान, ईरान और ग्रीस। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इजिप्ट दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंट्री होना चाहिए, क्योंकि भले ही इजिप्ट के पूरे इतिहास में देश पर अलग अलग सभ्यताओं का शासन रहा है, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट अपने कल्चर को भुलाया नहीं है
और ना अपनी विरासत को। पिरामिड और स्फिंक्स को देखने के लिए हर साल हजारों टूरिस्ट इजिप्ट आते हैं। भले ही हजारों सालों तक अलग अलग रूलर्स ने रूल किया है, लेकिन इजिप्ट अपनी विरासत कभी नहीं खोया है और उनकी कल्चर फलती फूलती रहा है। इस वीडियो में मैंने जिन देशों के बारे में बात की है वो बेशक ओल्डेस्ट कंट्री के टॉप लिस्ट में आते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे देश हैं जिनका मैंने जिक्र भी नहीं किया है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो आपके लिए एज अ बोनस एक देश का जिक्र करने जा रहा हूँ जो वास्तव में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंट्री माना जाता है, सैन मेरिनो। भले ही ये देश आपके लिए नया हो, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। कई हिस्टोरियंस के अनुसार सैन मेरिनो दुनिया का सबसे पुराना देश है, क्योंकि 301 एडी में इस देश ने रोमन से अपनी आज़ादी का घोषणा किया था, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, और इसका अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1600 में लागू किया गया था, और ये किसी भी देश के लिए बहुत पुराना है। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।